हम जानते हैं कि जाइगोट टोटीपोटेंट होता है। जैसे जैसे एनिमल डेवलपमेंट में हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं, टोटीपोटेंसी खत्म हो जाती है और प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, यूनिपोटेंसी और फाइनली सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं। प्लांट सेल्स में यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि इवन डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्लांट सोमेटिक सेल्स हैं, वह भी टोटीपोटेंट होते हैं। प्लांट्स में से प्रूव किया जा चुका है। अब प्लांट्स के अंदर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल टोटीपोटेंट होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कैरेट का, जिसके अंदर कुछ सेल्स हैं वह डिफरेंशिएट हैं, उनका भविष्य तय हो चुका है कि उनको अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजारनी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जमीन के अंदर रहेगा और उनका काम मटेरियल को स्टोर करके रखना है, स्टार्च को स्टोर करके रखना है। हैबरलैंड और बाद में कई सारे उनके शिष्य, उन्होंने क्या किया कि इस सेल को, जिसका भविष्य अंधकारमय था और जिसको एक ही तरीके का काम करना था कि मटेरियल को या रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखना, उनमें से कुछ सेल्स को उठाया, उनमें से कुछ सेल्स को उठाया और एक ऐसे मीडियम पर रखा जिससे उसको यह भुला दिया जाए कि उसका क्या काम है, कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारा काम रूट का है, भूल जाओ तुम्हारा काम मटेरियल को स्टोर करने का है, यू कैन डू वेरियस अदर थिंग। तो वो हमारी बात मान भी लेता है। उसके लिए बेसिकली हम आगे प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, मीडियम में कुछ ऑक्सिन डालने पड़े, कुछ साइटोकाइनिन डालने पड़े, इस है ना, तो उसको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेकर आए कि कहां तुम रूट की जिंदगी गुजार रहे हो, तुम भूल जाओ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, सब चीजें भूल जाओ। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, भूल जाओ तुम्हें डाउन बायोलॉजी आती है। और ये बेचारे भोले वाले प्लांट के सेल मेरी बात मान भी गए कि ठीक है हम भूल गए। उसके बाद एक बार मेमोरी वॉश हो गई, अब सेल कैसे हो गए हमारे? डी डिफरेंशिएट सेल कैसे थे? डिफरेंशिएटेड थे। सेल कैसे थे? डिफरेंशिएटेड थे। और डिफरेंशिएटेड सेल से अब सेल हो गए अनडिफरेंशिएटेड। तो इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाएगा? अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाएगा? इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाएगा डी डिफरेंशिएशन। टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है दोस्तों? डी डिफरेंशिएशन। अब सारे सेल्स अपना स्ट्रक्चर भूल चुके हैं, अपना काम करना जो था वो भूल चुके हैं और सब डिवाइड करते हैं। और डी डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल्स बने अब वह स्टेम सेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड दिस मास ऑफ सेल्स जो अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं, इनके लिए जैसे प्लांट वाले सब जानते हैं, इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज रेफर्ड टू एज कैलस। क्या बन गया है? कैलस बन गया है। ठीक है, तो जिन सेल का कोई पर्टिकुलर शेप था, जिन सेल का कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन था, उनको हमने किसी ऐसे मीडियम पर रखा और उनको स्टिमुलस दिया, सिग्नल दिया, तो उन्होंने अपना वास्तविक काम छोड़ दिया। सेल्स डी डिफरेंशिएट हो गए एंड दे हैव फॉर्म्ड अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड मास ऑफ दिस अनडिफरेंशिएटेड सेल इज रेफर्ड टू एज कैलस। अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना, जो किसी तरीके से अनडिफरेंशिएटेड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड भी है, लूजली एसोसिएटेड, किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड पूल ऑफ सेल इज रेफर्ड टू एज कैलस।
हाँ, जो डिवाइड माइटोटिकली कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चा। बस पर इससे काम थोड़ी हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। फिर हमने उसको और थोड़ा सा जोश दिलाया कि नहीं, यू कैन डू मोर देन दिस, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हो। अब हमने एक नया तरीके का जोश उसको दिलाया और उसने हमारी बात मान भी ली, और बात मानते ही वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया और उसे कंप्लीट प्लांट बन गया। एक सेल लिया हमने, एक सेल को हमने प्लेस किया, और उस एक सेल को, मतलब जो कैलस है उसमें खूब सारे सेल थे, उसमें से एक सेल को हमने अलग किया सपोज, और उस सेल को हमने वापस जोश देना शुरू किया कि यस यू कैन डू इट, यू कैन मेक अ कंप्लीट प्लांट। और कहने का मतलब है वापस हमने कुछ ऑक्सीन साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन दिया, और ऑक्सीन साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन देने पर वो हमारी बात मान गए, और बात मानकर वो कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट भी हो गए। तो इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाएगा? रीडिफरेंशिएशन। पहले अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंट मास ऑफ सेल बनाया, और फिर उससे वापस हम क्या बना रहे हैं? सोमेटिक एम्ब्रियो बना रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। और सोमेटिक एम्ब्रियो बनाकर उससे हम कंप्लीट बना रहे हैं प्लांट। तो इस प्रक्रिया को हम कहा जाएगा रीडिफरेंशिएशन। इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाएगा? रीडिफरेंशिएशन। तो पहले क्या करना पड़ेगा? डी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ताकि सेल्स अब स्टेम सेल की तरह काम कर सके, टोटीपोटेंट स्टेम सेल की तरह काम कर सके। और फिर थोड़ा वातावरण वापस बदलना पड़ेगा कि वो रीडिफरेंशिएट होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके, प्लांट बना सके। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली किया गया, और अब तो ऐसा कई सारे प्लांट्स में किया गया है। सिर्फ रूट से क्यों, लीफ के सेल लिए, शूट टिप के सेल लिए, कई जगहों से सेल लिए गए हैं, और उनको डी डिफरेंशिएट और रीडिफरेंशिएट कर उनसे वापस कंप्लीट प्लांट बनाया जा सकता है। दैट इज ऑफन रूटीनली डन इन अ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है ना, इस क्या क्वेश्चन आएगा कि ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? तो हैबरलैंड ने क्या किया? कैरेट से कुछ सेल्स को, टर्मिनली डिफरेंट सेल को हटाया ट्यूबर से, उनको एक मीडियम पर रखा जिससे वो डी डिफरेंशिएट हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। फिर मीडियम पर रखा, वो रीऑर्गेनाइज होकर उन्होंने कंप्लीट प्लांट बनाया। तो इसे क्या प्रूव होता है? इसे प्रूव होता है कि प्लांट के डिफरेंशिएटेड सेल में पूरा पोटेंशियल होता है, उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। So you can produce a complete plant from any cell. हाइबरलैंड नाम है, और भी कई सारे नाम है, तो साइंटिस्ट कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। Yes, that even terminally differentiated cells, they are totipotent. Very good. So totipotency was proven in differentiated cell in plant, और बहुत पहले इसको प्रूव कर दिया गया। कई लोगों ने इसको, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर प्रूव किया। अब बात करते हैं, बिल्कुल अब आते हैं एनिमल कि टोटीपोटेंसी इन डिफरेंट एनिमल सेल हैज नॉट बीन प्रूवन। एनिमल सिस्टम के अंदर जो सोमेटिक सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड एनिमल सोमेटिक सेल हैं, वह अभी भी प्रूवन नहीं है। यानी अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जो मेरा स्किन सेल ले और उससे वापस मुझे बना दे, कि मेरे स्किन सेल को मीडियम पर रखे, उसको जोश दिलाए, वह जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए, फिर वापस वो ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो, और फिर उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे। अभी तक तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि लो भाई मेरा एक बाल लेकर जाओ, या मेरा ये कान का एक सेल ले लो, या मेरा एपिथेलियल सेल ले लो, और इसे मुझे वापस बनाकर दिखा दो। और मैं देने को भी तैयार हूं, आप भी साइंटिस्ट हो, आपको भी, आप भी रिसर्च करो, मैं देने को भी तैयार हूं। कोई भी सेल ले लो, मेरा जो पसंद आए वो डिफरेंशिएटेड सेल लो, और उससे वापस मुझे बनाकर बताओ। ठीक है, पर अभी तक कोई भी वैज्ञानिक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाया। हाँ, कुछ लोगों ने प्लूरीपोटेंसी तक पहुंच गए हैं, पर टोटीपोटेंसी तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अरे मेरा ब्रेन क्या, मेरे सेल से मुझे खुद को वापस बना दो ना।
उसमें से ब्रेन काट के ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो आप मेरा क्लोन बनाओगे। ठीक है, तो डॉली ऐसे नहीं बनी बेटा। अभी हम डॉली की बात करते हैं, डॉली पॉली सब की बात करते हैं। वो ऐसे थोड़ी बनी कि एक शिप लिया और उसको कल्चर मीडियम पर रखा और शिप पैदा हो गई, ऐसा नहीं। अभी समझ में आएगा डॉली वाला कहानी क्या है। डॉली से टोटी पोटेंसी प्रूव नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है एनिमल्स में कि एनिमल्स की पोटेंसी घटती जाती है जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, कि पहले टोटी पोटेंट होता है, फिर प्लूरी पोटेंट होता है, फिर मल्टी पोटेंट होता है, फिर प्रोजेनिटर सेल जाता है, फिर यूनिपोटेंट हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और क्यों इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेज में हम आगे बढ़ रहे हैं एनिमल में, न्यूक्लियस की कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई हो, उसका जीनोमिक इक्विवेलेंस ही नहीं रहता हो। क्योंकि अगर जीनोमिक इक्विवेलेंस नहीं है तो फिर कभी आप टोटीपोटेंसी प्रूव भी नहीं कर पाओगे। जीनोमिक इक्विवेलेंस का मतलब आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे की तरफ प्रोसीड होता है, कुछ इंफॉर्मेशन गायब भी हो जाती हो, और कुछ इंफॉर्मेशन गायब भी हो गई मेरे स्किन सेल से, तो फिर कैसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाओगे? क्योंकि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए टोटीपोटेंसी के लिए पहली जरूरी चीज यह है कि टोटीपोटेंसी के लिए सेल मस्ट हैव कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी उसमें क्या होनी चाहिए? जीनोमिक इक्विवेलेंस होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेज में आगे सेल्स बढ़ रहे हैं उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन गायब ही हो गई हो, और अगर इंफॉर्मेशन गायब हो गई हो तो फिर उससे कैसे आप ऑर्गेनिज्म बना सकते हो? चलो आगे बात करते हैं। अब ऐसा क्या बदलाव होता है? कहीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कमी तो नहीं हो जाती? तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए प्रूव करने के लिए कि जीनोमिक इक्विवेलेंस पूरी है या नहीं। इसके लिए जो दोस्तों पहला एक्सपेरिमेंट किया वह किया रॉबर्ट ब्रिग और थॉमस किंग ने। उन्होंने न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किया, किसमें? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर ऑफ फ्रॉग। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किसके लिए? फ्रॉग के अंदर। उन्होंने क्या किया? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिया, यानी ब्लास्टुला स्टेज से एक सेल लिया, आइसोलेटेड एम्ब्रियोनिक सेल, और इससे अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सीधा बना देता, अगर सीधा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता तो हम क्या कहते? टोटीपोटेंट। तो हम सेल को क्या कहते? टोटीपोटेंट। पर ऐसा तो नहीं हुआ। ईयर वगैरह भी नहीं पूछते, नाम भी नहीं पूछते, टेंशन मत लो। वजह ये पूछते हैं कि ऐसा ऐसा XYZ ने एक्सपेरिमेंट किया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुनना, और आपको भी मैं यही पूछूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा निकल रहा है। ठीक है, तो कई सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि इनर सेल मास ले लो, है ना, इनर सेल मास ले लो, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ले लो, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करो। पर कोई भी आज तक ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना पाए। तो आइसोलेटेड जो इनर मास के सेल है उससे हम ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना सकते, यानी इवन इनर सेल मास आर नॉट टोटीपोटेंट बिकॉज उनसे हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। आपको पता ही है वैसे भी इनर सेल मास टोटीपोटेंट नहीं होते तो वो कैसे होते हैं? इनर सेल मास कैसे होते हैं? यस, प्लूरीपोटेंट होते हैं। दे आर नॉट टोटीपोटेंट, आर
प्लूरीपोटेंट। उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं, ये प्रूफ हो चुका है कि वो कैसे है, प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट है पर टोटीपोटेंट नहीं है, आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। अब क्यों प्लूर उसमें टोटल पोटेंशियल क्यों नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा आगे बढ़े नहीं है। जाइगोट से हम 32 सेल की स्टेज पर आए हैं या 64 सेल की स्टेज में आए, अभी तो न्यूक्लियस में सारा मटेरियल होना चाहिए। क्या 8 सेल के बाद ही 16 सेल या 32 सेल में इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है? इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसमें से ब्लास्टोमेयर में से न्यूक्लियस रिमूव किया। इसे क्या क्या भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में होती है, उसमें से न्यूक्लियस निकाला और कोई दूसरा फ्रॉग से एग प्राप्त किया गया। क्या प्राप्त किया गया? एग। और इस एग में से इसके न्यूक्लियस को हटा दिया गया, इसके न्यूक्लियस को हटा दिया। तो अब एग का साइटोसोल है पर न्यूक्लियस नहीं है, और ब्लास्टोमियर का न्यूक्लियस लेकर इसके अंदर डाल दिया गया, ये डाल दिया गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसका है? तो न्यूक्लियस इज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का न्यूक्लियस है, और बाकी सारा साइटोसोल किसका है? एग का। सो ट्रांसफर ऑफ ब्लास्टोमेयर न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। तो उन्होंने देखा, ब्रिग और किंग ने, कि अब डिवाइड भी हो रहा है और कंप्लीट एडल्ट फ्रॉग भी बन रहा है, जो कि जो ब्लास्टुला स्टेज जो डोनर था उसका क्लोन है। सो क्लोन किसका है? ये क्लोन इस जिससे आपने ब्लास्टुला डिराइव किया है। तो फ्रॉग मान लो कोई बी है जिसका ब्लास्टुला स्टेज से आपने सेल बी क्लोन ऑफ बी। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि देखो, न्यूक्लियस में तो सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन पूरी उपलब्ध नहीं होती तो फिर कंप्लीट फ्रॉग कैसे बनता? इसका मतलब क्या प्रूव होता है? न्यूक्लियस हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मीन्स जीनोमिक इक्विवेलेंस है। क्या है? जीनोमिक इक्विवेलेंस है। न्यूक्लियस किसका? तो यहां पर लिख देते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो, किसका न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो जब कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस में, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना गायब नहीं हुई है, जीनोमिक इक्विवेलेंस पूरी है, तो फिर वो टोटीपोटेंट क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों टोटीपोटेंट नहीं है? जब सब कुछ है उसके पास, तो ये सेल सीधा डेवलप होकर फ्रॉग क्यों नहीं बनाता? डीएनए में किसी प्रकार का लॉस, किसी प्रकार का चेंज होता तो फिर नॉर्मल एडल्ट फ्रॉग नहीं बनता। यह बात तो कंफर्म हो गई कि न्यूक्लियस में कोई बदलाव नहीं है, या ऐसा कोई बदलाव नहीं है जो कि ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सके, क्योंकि नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। यस, तो बात यह है कि हम न्यूक्लियस जो एग के अंदर वातावरण है, वह वातावरण हम इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आज भी। यानी हम न्यूक्लियस को वह जोश नहीं दिला पा रहे हैं जो जोश उसको एग के साइटोप्लाज्म से मिलता है। यानी साइटोप्लाज्म में जो फैक्टर्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग के साइटोप्लाज्म में जो फैक्टर्स हैं, उस तरीके का जोश आज भी हम ब्लास्टोमियर के सेल को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जा रहा है।
मतलब एक बात तो सही है, संभव है कि ऐसा हो सकता है, पर आज तक भी ऐसा करके कोई दिखा नहीं पाया। ये प्रूव कर गए कि भाई इंफॉर्मेशन सारी है, बस थोड़ी सी मेहनत करो, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि उस सूचना का इस्तेमाल कराया जा सके कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सके। अरे फ्रॉग तो बन गया, पर फ्रॉग किससे बना बेटा? ब्लास्टोमेयर से थोड़ी बना, इस आइसोलेटेड ब्लास्टोमेयर से थोड़ी बना। अंजलि, हाँ, जो आशुतोष कह रहा, दैट्स वेरी, वी आर नॉट एबल टू मिमिक द एनवायरमेंट विच इज अवेलेबल इन फर्टिलाइज्ड एग। हाँ करें, बिल्कुल श्वेता, ये तो करना है जेआरएफ कर कर। और ऐसा जिस दिन भी बेटा तुम करोगे, नोबेल प्राइज भी मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या प्राइज मिलेंगे आपको। बस पहले जेआरएफ कर लो। ओके, मतलब कहानी समझ में आ गई ना? सबको समझ में, सारे वैज्ञानिकों को, वर्ल्ड के सारे वैज्ञानिकों को पता है कि उन्हें क्या करना है। बस एक छोटी सी चीज करनी है, और इस छोटी सी चीज में उन्होंने अभी तक 100 साल पिछले लगा लिए हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ कि भाई हिम्मत मत हारो, ब्लास्टोमेयर के न्यूक्लियस में कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि ब्लास्टोमियर या अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, उसके न्यूक्लियस में पूरी इंफॉर्मेशन तो होती है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को आप एग के साइटोप्लाज्म में रखते हो, तो आप ये पाते हो कि उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करेंगे, आगे करेंगे, अभी के लिए इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब इन्होंने ही, ब्रिग और किंग ने ही पता लगाया कि न्यूक्लियस किस स्टेज से आप ले रहे हो। 16 सेल स्टेज से ले रहे हो, ये न्यूक्लियस जो लिया जा रहा है ना, ये न्यूक्लियस जो लिया जा रहा है, किस स्टेज से लिया जा रहा है? 16 सेल स्टेज से लिया जा रहा है, यानी या 32 सेल स्टेज पर से लिया जा रहा है, या वो लेट ब्लास्टुला से लिया जा रहा है, या अर्ली गैस्ट्रुला से लिया जा रहा है, या लेट गैस्ट्रुला से न्यूक्लियस लिया जा रहा है, या न्यूरुलेशन स्टेज पर लिया जा रहा है, या टेडपोल से लिया जा रहा है, या हार्ट बीट करते हुए टेडपोल से लिया जा रहा है, यानी किस डेवलपमेंटल स्टेज से वो न्यूक्लियस लिया गया, उसके ऊपर पोटेंसी पर फर्क पड़ता है, काबिलियत पर फर्क पड़ता है। जितने अर्ली स्टेज से आप न्यूक्लियस लेते हो, फ्रॉग बनने की संभावनाएं ज्यादा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, थोड़ा और लेटर स्टेज से न्यूक्लियस लेते हो, थोड़ा और लेटर स्टेज से न्यूक्लियस लेते हो, वैसे वैसे फ्रॉग को क्लोन करना, फ्रॉग को बनाना मुश्किल होता जाता है। परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट एम्ब्रियो दैट डेवलप नॉर्मली, उसकी संभावनाएं कम होती जाती है। बिल्कुल गांधी, आप सही कह रहे हो, हां ऐसा मैंने भी सुना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, लास्ट हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। स्टेम सेल की सारी कहानी आज ही खत्म हुई, चिंता मत करो, बस सुनते रहो। तो अब ये ग्राफ ऐसा आ जाए, तो इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालें? तो ग्राफ से ये कंक्लूजन निकलेंगे कि एज डेवलपमेंट प्रोसेस, पोटेंसी ऑफ न्यूक्लियस टू फॉर्म नॉर्मल embryo after nuclear transplantation decreases। ग्राफ से तो यही कंक्लूजन निकल रहा है हमें, क्योंकि हमें आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं सोचना चाहिए कि जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड कर रहा है 16 से 32 स्टेज, लेट ब्लास्टुला, अर्ली गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला, आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस की काबिलियत कि उसे नॉर्मल एम्ब्रियो बन सके न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद, वह घटती जा रही है।
अब क्यों क्यों घटती जा रही है? क्या आगे चलकर जेनेटिक इंफॉर्मेशन में बदलाव हो जाता है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से तो ये प्रूव हुआ कि अर्ली स्टेज तक तो कंप्लीट जीनोमिक इक्विवेलेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैडपोल स्टेज पर या और आगे एडल्ट स्टेज पर आने पर कहीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में बदलाव तो नहीं हो जाए? न्यूक्लियस कौन से स्टेज से लिया है? हाँ, न्यूक्लियस कौन से स्टेज पे लिया है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद नॉर्मल फ्रॉग बनेगा या नहीं बनेगा। तो अलग अलग स्टेजेस पर न्यूक्लियस लिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे जैसे और आगे हम डेवलपमेंट में प्रोसीड कर रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गर्डन नाम के वैज्ञानिक ने। इसने किया गर्डन नाम के वैज्ञानिक ने। इस बार उसने काम किया एक वापस मेंढक के ऊपर, जीनोफस लेविस के ऊपर, फ्रॉग के ऊपर, उन्होंने टोड के ऊपर हम कह सकते काम किया करते हैं। तो अब देखो क्या किया, इस बार हम एडल्ट सोमेटिक सेल ले रहे हैं। हमने क्या किया? एडल्ट सोमेटिक सेल। हमने क्या किया कि इस बार आप देखेंगे ध्यान से, तो हमने इस बार दोस्तों क्या किया है, इस बार हमने क्या लिया है, जीनोफस लेविस। जो न्यूक्लियस ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? इंटेस्टाइन के सेल से। पहले न्यूक्लियस कहां से ले रहे थे? पहले न्यूक्लियस ले रहे थे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। इस बार तो हम इंटेस्टाइन के सेल से न्यूक्लियस ले रहे हैं। इंटेस्टाइन के मतलब अब तो फ्रॉग बड़ा हो चुका है और उसके इंटेस्टाइन से न्यूक्लियस को निकाल रहा है, ये चेक करने के लिए कि अब तो ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है, क्या इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन में बदलाव हो चुका है? डायरेक्टली इंटेस्टाइन के सेल को मीडियम पर रखें तो इससे फ्रॉग नहीं बन सकता, इससे आप फ्रॉग नहीं बना सकते। यू कांट मेक अ फ्रॉग फ्रॉम दिस। इससे डायरेक्टली आप फ्रॉग उससे नहीं बना सकते। तो फिर क्या करें? डायरेक्ट फ्रॉग तो नहीं बना सकते, हम क्या कर सकते हैं, इससे हम न्यूक्लियस को आइसोलेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आइसोलेट न्यूक्लियस आउट ऑफ दिस। ठीक है, न्यूक्लियस को ले लिया, फिर वापस वही काम किया कि दूसरा फ्रॉग लिया किसी भी फीमेल से, अनफर्टिलाइज्ड एग से, और उसमें से हमने यूवी इरिडेशन कर उन्होंने बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? गर्डन ने क्या किया कि यूवी रेस का ट्रीटमेंट देकर न्यूक्लियस को डिलीट करा दिया, न्यूक्लियस को डिग्रेड करा दिया। अब ऐसे एग हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, और इन इंटेस्टाइनल सेल से न्यूक्लियस को यहां पर ट्रांसप्लांट कराया, और इंटेस्टाइनल सेल को न्यूक्लियस में ट्रांसप्लांट कराने के बाद उन्होंने देखा कि अब वापस सबसे मेंढक पैदा हो रहे हैं, जीनोफस पैदा हो रहे हैं। इससे क्या प्रूव होता है? ये एक्सपेरिमेंट क्या सिद्ध करता है? बताओ आप अब इसका कंक्लूजन कि व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रूविंग, व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट इज सजेस्टिंग। क्या प्रूव कर रहा है? कि हमने एडल्ट के इंटेस्टाइन सेल से न्यूक्लियस को लिया और उसको एग के वातावरण में रखा, उससे भी कंप्लीट जीनोफस, कंप्लीट फ्रॉग बनाया जा सकता है। इससे क्या प्रूव होता है? यानी अभी, यस वेरी गुड, अभी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई है। इससे टोटीपोटेंसी प्रूव नहीं हुई है, इससे वापस जीनोमिक इक्विवेलेंसी प्रूव हुई है। हाँ बिल्कुल, कि टर्मिनली इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ? वेरी गुड, आप बिल्कुल अब सही लाइन पर चल रहे हो। इससे ये प्रूव हुआ दैट इवन टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल also has genomic equivalence, उनमें भी जीनोमिक इक्विवेलेंस है। तो फिर क्यों हम इंटेस्टाइनल सेल को सीधा मीडियम पर रखकर उसे मेंढक नहीं बना सकते? तो वापस वही बात कि हम वो वातावरण क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग में होता है। जिस दिन फर्टिलाइज्ड एग में जो वातावरण होता है वो क्रिएट करना हमने सीख लिया, तो हम उस सेल से भी वापस डायरेक्टली फ्रॉग बना सकते हैं, हमें किसी एग में ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस पॉजिटिव बात यह है कि
हिम्मत ना हारो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें भी अवेलेबल है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अभी भी डीएनए में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जो आपकी राह में रोड़ा बन सके, आपके रास्ते को अटका पाए। बस मेहनत करते रहो। अब नलिनी क्या मैटरनल साइटोप्लाज्मिक फैक्टर घुसा दिया बीच में, तो क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग में, कितनी बार हिदायत दूं कि हमें आप पूर्व ज्ञान को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख लेना है बेटा। क्यों हम नहीं चल सकते ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में? जहां जिस चीज की जरूरत होगी, मैं या मेरी जो भी टीचर होगा वो लाएगा उस फैक्टर को। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अभी हम इन भारी भारी शब्दों का क्यों इस्तेमाल करें जिनका हमें पूर्ण तरीके से मतलब ही नहीं पता कि मैटरनल साइटोप्लाज्मिक फैक्टर का होना जरूरी है। जरूरी ये नहीं, इस एक्सपेरिमेंट से ये जरूरी है, पता नहीं ऐसा क्या जादू या मैजिक है फर्टिलाइज्ड एग में, वह जादू हम क्रिएट नहीं कर पाए। बस इतना सा, मेक इट वेरी सिंपल। वी का मतलब साइंटिस्ट still failed to create that magic which is present around the nucleus in a fertilized egg। fertilized egg के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जादू है, वह जादू हम नॉर्मल सेल में पैदा नहीं कर पाए। इसलिए आज भी हमें एग को लेना पड़ता है और उसमें न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बस दैट्स इट। और गर्डन ही नहीं, गर्डन ने तो चलो मेंढकों पर काम किया। मेंढक पर काम करना आसान है कि उसके सेल्स बड़े होते हैं। मैमल्स के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैमल्स सेल्स के कई सारे नखरे हैं। सबसे पहले तो वो एंडोथर्म है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखो, पीएच को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखो। कई सारे नखरे नाटक है मैमल्स के। एम्फीबियन तो फिर भी आसान है ना, एक्टोथर्म है, बड़े बड़े सेल होते हैं, आराम से उनको कल्चर किया जा सकता है, नाटक नखरे कम है बेचारों के। इंसेक्ट को भी कोई भी कल्चर कर लेता है, एम्फीबियन को भी कोई कल्चर कर लेता है, मतलब कंपैरेटिवली इजी है। पर मैमल्स के ऊपर काम करना बहुत टेढ़ी खीर है क्योंकि उनके खूब सारे नाटक नखरे हमारी तरह। टेम्परेचर मेंटेन करो, पीएच को स्ट्रिक्टली मेंटेन करो, फैक्टर्स कई सारे चीज इनको मेंटेन करो, और सेल भी बहुत छोटे छोटे, मैमिलियन एग भी बहुत छोटा छोटा, कैसे उसको ई न्यूक्लिएट करो, ट्रांसप्लांट करो, सब मुश्किल है। पर एक वैज्ञानिक था जिसने मैमल के ऊपर भी काम किया, जिसका नाम है इयान विल्मुट, महान वैज्ञानिक इयान विल्मुट। मैमल्स पर कई सारी मुसीबतें हैं, पर सफल काम किसने किया? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल पर, वो भी शिप के ऊपर। क्लोनिंग की उन्होंने। इससे पहले जो क्लोनिंग हुई थी वो मेंढकों की हुई थी जो भी किंग्स ने और गर्डन ने किया। अब पहली बार क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हो रहा है? शिप के ऊपर। शिप के अंदर क्या लिए गए? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स लिए गए। हाँ, डॉली भी आ गई है ना, डॉली भी आ गई। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कोई जो न्यूक्लियर डोनर है, जिससे हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, उसके अडर सेल्स लिए। अडर का मतलब जहां से दूध निकालते हैं ना, थन वाले सेल, वह सेल्स लिए। बस ये लास्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है। नहीं, पोटेंसी कम हो रही है ना, पोटेंसी कम हो रही है, जीनोमिक इक्विवेलेंस पूरी है, मैंने ये कहा है। यानी जैसे जैसे पुराना न्यूक्लियस लेते हैं, जादू का असर थोड़ा कम पड़ता है, बस ये कहा है हमने। जितना अर्ली स्टेज पर लेंगे, जो जाइगोट में जादू है या एग में जादू है, वो बहुत जल्दी से काम करता है। ओके, चलो आगे बात कर रहे हैं। तो मतलब एक भेड़ है, भेड़ के थन जहां से दूध निकालते हैं, वहां से अडर सेल को लिया,
और अडर सेल को लेकर उसको हमने उसको ग्रो किया कल्चर कंडीशन में, कहां पर? G1 स्टेज पर, G1 पर अरेस्ट कर, यानी G1 स्टेज पर अरेस्ट किया। ठीक है, कैसे? न्यूट्रिएंट कम दो तो सेल G1 पर अरेस्ट हो जाते हैं, ऐसा हम आगे सेल साइकिल में पढ़ेंगे। पोटेंसी कम होने का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है? वही कि हम कमी सेल में नहीं है, कमी हम में है, वैज्ञानिकों में। कि अगर जैसे आप नेट नहीं क्लियर कर पा रहे हो या JRF क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपकी पोटेंसी कम है, तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं आप में वो भावना नहीं जगा पाया कि आप ऐसा कर पाओ। बाकी जीनोमिक इक्विवेलेंस तो पूरी है, आपके अंदर काबिलियत तो पूरी, सारी इंफॉर्मेशन वो है, आपके पास दिमाग भी है, हाथ भी है, पैर भी है, वो सारी चीजें हैं जो JRF होने के लिए चाहिए। और फिर भी आप पोटेंट नहीं हो, तो कमी आप में नहीं है, मेरे अंदर है, क्योंकि मैं वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं जो कि आपकी काबिलियत को निखार सके। बस इतनी सी बात है। टर्मिनली का मतलब कि उसके बाद उस सेल से और कोई नहीं बने प्रतीक। टर्मिनल का मतलब कि अब अडर सेल बन गया, अब अडर सेल डिवाइड होकर और कुछ नहीं बनाएगा, वो उसका लास्ट अंत है। अब अडर सेल से हमने क्या किया? अडर सेल्स डिराइव किए और उसको हमने G1 स्टेज पर अरेस्ट करके रखा। फिर क्योंकि सीधे अडर सेल को तो मीडियम पर रखकर उसे कोई शिप बना नहीं सकता, क्योंकि अडर सेल के साइटोप्लाज्म में वह जादू क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे गर्डन ने किया, जैसे ब्रिग और किंग्स ने किया, इयान विल्मुट ने भी वही किया कि एक भेड़ ली दूसरी, और उससे भेड़ से लिया एग और उस एग को निकाला बाहर, न्यूक्लियस न्यूक्लिएट किया। न्यूक्लियस को, अब ये हमारे पास एग आ गया है, और ये एग भी किस स्टेज पर है? G1 स्टेज पर अरेस्टेड है। G1 अरेस्टेड एग है, G1 पर अरेस्टेड है। उसके अंदर हमने क्या किया? न्यूक्लियस को ट्रांसप्लांट किया। और ये न्यूक्लियस कहां का लिया है? तो न्यूक्लियस कहां का है? अडर सेल का तो न्यूक्लियस है, और हमारे पास साइटोप्लाज्म किसका है? एग का। उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस की बजाय पूरा अडर सेल ही उसमें फ्यूज करा दो, क्योंकि मैमिलियन सेल बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो जैसे ही क्योंकि एग सेल के साथ अडर सेल फ्यूज होगा, तो अडर सेल का न्यूक्लियस भी यहां पर पहुंच जाएगा। तो दिस इज नाउ द न्यूक्लियस ऑफ अडर सेल विच इज नाउ इन द एनवायरमेंट ऑफ एग। सो उन्होंने क्या क्या? सेल फ्यूजन कराया न्यूक्लिएटेड एग का विथ अडर सेल, सो दैट अडर सेल न्यूक्लियस अब एक नए माहौल में आ सके। अब फ्यूज करने के बाद वह जादू हुआ, मैजिक हो गया, और 2 सेल भी बने। फिर एम्ब्रियो को कल्चर किया, ब्लास्टोसिस स्टेज भी आई। अब उससे आगे तो लैब के अंदर तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि फाइनली तो आपको यूटरस चाहिए। तो एक ली सरोगेट मदर। ऐसा तो नहीं कि टेस्ट ट्यूब में पूरी भीड़ पैदा हो जाएगी, वो संभव भी नहीं है। तो ब्लास्टोसिस स्टेज से आगे डेवलपमेंट कराने के लिए एक तीसरी मदद ली, एक शिप को, जिसे कहा गया सरोगेट मदर, यानी उसका सिर्फ यूटरस इस्तेमाल किया गया। उसका क्या इस्तेमाल किया गया? यूटरस। यूटरस में इंप्लांट किया गया क्या चीज? ब्लास्टोसिस्ट को। और डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ, एक भेड़ भी पैदा हुई, और उस शिप का नाम दिया गया डॉली। इससे क्या प्रूव होता है? इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? दैट इवन टर्मिनेटेड डिफरेंट सेल न्यूक्लियस of mammals have genomic equivalence. यस, अडर सेल के न्यूक्लियस में भी कंप्लीट जीनोमिक इक्विवेलेंस है। बस दोस्तों साथियों, थोड़ी मेहनत करो तो सीधे अडर सेल से भी शिप बनाई जा सकती है, अगर आप किसी तरीके से वो मैजिक क्रिएट कर सकते हो तो।
अभी भी उसमें पोटेंशियल होता है इतना कि उसे एक शिप बनाई जा सकती है। अब दोस्तों यहां पर 3 शिप है, एक जिसने एग दिया, एक जिसने अपना अडर सेल दिया, और एक तीसरी मां है जो है सरोगेट मदर। और ये तीनों ही मदर ने कोर्ट केस किया कि डॉली मेरी बेटी है। अब आपको यह तय करना है कि डॉली किस शिप की बेटी है, कौन बायोलॉजिकल फादर है, सॉरी बायोलॉजिकल मदर है, शिप 1, शिप 2 या शिप 3। तो कोर्ट ने क्या फैसला किया? कोर्ट ने फैसला किया कि इमोशनल मदर वह हो सकती है शिप 3, पर बायोलॉजिकल मदर है, वह है शिप 2 99.9%। पर यह पता नहीं अजीब सा एक जज था, उसने कहा कि शिप 1 को भी थोड़ा सा योगदान देना चाहिए, चाहे आप 0.01% भी योगदान दो, पर किसको योगदान देना चाहिए? शिप 1 को भी। ऐसा क्यों कहा? भाई तीसरे को तो चलो भावनात्मक लगाव था कि उसने पेट में पाला, बायोलॉजिकल नहीं, यूं कभी मिलने की छूट दे दो, कभी कभी डॉली से मिलने आ सकती है, पर हक, कानूनी हक शिप 2 का ही है, क्योंकि वह 2 की क्लोन है। तो फिर 1 को यह थोड़ा सा नहीं, 1 तो नहीं होना चाहिए। 1 ने तो क्या दिया है? नहीं, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर नहीं, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब बात क्या थी दोस्तों, इस न्यूक्लियस हटाया पर माइटोकॉन्ड्रिया तो रह गए। न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉली 100% शिप 2 की ही क्लोन थी। कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में थी वह शिप 1 से भी आया, इसलिए थोड़ा बहुत सही क्रिटिकली भी देखें तो थोड़ा बहुत कानूनी अधिकार शिप 1 का भी बनता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन नो डाउट 99.99% हो सकता है शिप 2 से आ रही है, इसलिए उसी की क्लोन होगी, शक्ल सूरत सब 2 से मिल रही होगी, पर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से हो सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया शिप 1 से भी आ रहा है। ठीक है। एग अनफर्टिलाइज लेंगे बेटा, और फिर फर्टिलाइजेशन की तरह हमने क्या किया? इस फ्यूजन कराया किसके साथ? ई न्यूक्लियोटाइड। और इसमें ध्यान रखना, इयान विल्मुट से पहले जो वैज्ञानिक मैमल्स पर काम कर रहे थे वो फेल क्यों हुए? विल्मुट का न्यूक्लियस लेते तो भाई भगवान जाने तुम क्या करना चाहते हो, विल्मुट का क्लोन बनाते। पर ह्यूमन के अंदर अभी बात कर रहे थे ना कि अलाउड नहीं है क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट, इसलिए विल्मुट को शिप का क्लोन लेना पड़ा, है ना। तो कहीं पर भी एथिकली इट इज नॉट अलाउड दैट यू कैन टेक अ न्यूक्लियस फ्रॉम अ ह्यूमन सेल, इट इज नॉट अलाउड। ओके, सो बिल्कुल हम हमारा क्लोन भी बना सकते हैं इसी तरीके से, बट ये लीगली अलाउड नहीं है ना। इट इज नॉट परमिटेड कि यू कैन स्टार्ट अ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस। अब अवन कह रहा है चाइना में हो सकता है, होता होगा, ये तो सब वो वाली बात। नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है वैसा होता है, चाइना में ऐसा होता है वैसा होता है, किसने देखा बेटा? हाँ, तो हम यह बात कर रहे थे कि इससे पहले भी कई सारे वैज्ञानिकों ने काम किया, पर वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए जिस पर इयान विल्मुट पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मैमेलियन एग है वह अरेस्ट कहां पर होता है? वह अरेस्ट होता है G2 स्टेज पर। और वह यह गड़बड़ कर रहे थे कि G2 स्टेज पर जो एग था उसको ई न्यूक्लिएट कर रहे थे, और उसमें
जीवन वाले सेल को फ्यूज करा रहे थे। जब कोई एग G2 अवस्था में है तो उसके आसपास मैजिक अलग तरीके का होता है, अलग तरीके के फैक्टर होते हैं, और एग जब G1 अवस्था में होता है तो उसके आसपास फैक्टर कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो इयान विल्मुट ने सबसे पहला व्यक्ति था जिसने मैमिलिन एग को G1 पर अरेस्ट किया और उस स्टेज पर उसको न्यूक्लिएट किया। रेड बना सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं भाई, जीनोमिक इक्विवेलेंस तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें भी पता है ना कि जीनोमिक इक्विवेलेंस होती है। बस बात यह है कि आप टोटीपोटेंसी प्रूव करो तो कुछ बात बनेगी। पोटेंसी मतलब कि क्या जो काबिलियत है उसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सुष्मिता, जीनोमिक इक्विवेलेंस मतलब यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। Potency means whether this complete information is being used for generating complete organism or not. तो अगर ये G2 स्टेज पर होता तो क्या होता, G2 वाला वापस उसमें जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका होता, जिसकी वजह से फेलियर्स हो रहे थे। क्योंकि जाइगोट के अंदर नॉर्मली जब आप फर्टिलाइजेशन आगे पढ़ेंगे इसी में तो समझ में आएगा कि जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन होते ही सेल वापस डिवाइड करना शुरू करता है, माइटोटिक डिविजन्स में जाता है। खैर, अब यहां पर कि डॉली पैदा तो हो गई, पर देखने को मिला कि वो अपनी पूरी उम्र प्राप्त नहीं कर पाई। कि मान लो नॉर्मल 20 साल की उम्र होती है, डॉली 10 साल की उम्र में ही बूढ़ी हो गई और कई सारे ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। क्यों, क्या कारण हो सकता है? विकेंद्र के जवाब कौन देगा? डॉली मेल है या फीमेल है, कौन बताएगा? बहुत मासूम सा सवाल है कि डॉली मेल है या फीमेल है। अरे विकेंद्र, न्यूक्लियस किससे लिया बेटा? मेल से लिया है कि फीमेल से लिया है? अडर सेल से जो न्यूक्लियस लिया गया है, तो अडर सेल कहां से प्राप्त किया बेटा? फीमेल से या मेल से? तो ये कहां से लिया है? अडर सेल किससे निकाला गया है? तो अडर सेल जिससे निकाला गया है वो अगर फीमेल, अडर सेल ऑब्वियसली दूध तो फीमेल ही देती है, मेल तो देने से रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन बीच में इंटरप्ट हो गया कि डॉली पूरे 20 साल क्यों नहीं जी पाई? कि जीनोमिक इक्विवेलेंस होती तो है, पर क्रिटिकली एग्जामिन करें तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट प्रोसीड होता जाता है तो क्रोमोसोम के किनारों से इंफॉर्मेशन छोटी होती जाती है, टीलोमियर की शॉर्टनिंग होती जाती है। वेरी गुड सौम्या। तो हमने जिस मां से अडर सेल लिया था वो पहले से ही 10 साल की थी, तो 10 साल में अडर सेल में टीलोमियर्स की लेंथ पहले से ही काफी हद तक छोटी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई थी, इसलिए कंप्लीट शिफ्ट तो बना पाए। पर जिस न्यूक्लियस को हमने लिया है उसके टीलोमियर पहले से थोड़े से शॉर्ट हैं, इसलिए डॉली पैदा होने के बाद पहले से ही टीलोमियर शॉर्ट है, तो और बहुत तेजी से टीलोमियर घट गए और इसकी वजह से उसमें एजिंग थोड़ी जल्दी देखने को मिली। तो रीजन वाज सम टीलोमियर शॉर्टनिंग दैट, यानी अगर पूरे टीलोमियर्स मिलते तो उसको कट होने में ज्यादा समय मिलता, उम्र भी ज्यादा होती, पर पहले से ही कुछ टीलोमियर कटे हुए मिले, तो अब उसको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि कुछ जीन्स लॉस हो सके कम समय लगेगा, यानी वो जितनी लाइफ पहले मिल रही थी उतनी लाइफ स्पैन नहीं मिल पाएगी, एजिंग वुड बी कंपैरेटिवली फास्ट। ये थोड़ा आगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में भी आपको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू आज के सेशन के लिए भी।